हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी आज जान चुके हैं, आज हम आपके लिए पहली बार लेके आए हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो। ये हमारा वीडियो पहला होने वाला है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का है और ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में बातचीत जो होगी करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाला है 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो क्लास 10th के बच्चे हैं इस वीडियो से जुड़ चुके हैं, तो फटाफट जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं, एक भी ऐसा बच्चा ना हो जो लाइक ना करे। तो जितने भी 10th के बच्चे हैं सभी लाइक जरूर करें और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा एक कमेंट करके अवश्य जाएं, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया। जब तक आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ते हैं मन को शांति नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा है, वीवीआई है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आज आप ये वीडियो कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि एग्जाम में इस चैप्टर से तो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे। फटाफट इस वीडियो से जुड़ जाइए और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। ठीक है, आप सभी ऐसा कीजिए ना, एक काम कीजिए, एक कॉपी लीजिए, कॉपी में 1 से लेके 25 नंबर तक नोटिस कीजिए। जिसके पास कॉपी पेन है, अब जो लेट के देख रहे हैं, सो के देख रहे हैं, उसके लिए नहीं, बस वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, बाकी जो अभी बैठे हुए हैं स्पेशल स्टडी करने के लिए, तो आप क्या कीजिए, 1 से लेके 25 नंबर तक नोट कर लीजिए और जैसे हम प्रश्न आपके सामने देंगे आपको फटाक से रोक के वीडियो को पढ़ लेना है और उसका आंसर बगल में लिख देना है। और जब हम आंसर आपको बताएं तो आप क्या कीजिए, उसका आंसर को टिक कीजिए। अगर सही होता है तो सही, गलत होता है तो गलत। बाद में आप कमेंट के माध्यम से बताइए हमको कि आपका कितना सही हुआ, लेकिन ईमानदारी पूर्वक। इसमें कोई बेईमानी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं करेगा बच्चा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, बहुत लोग क्या करते हैं ना, कॉपी में लिखते भी नहीं है फिर भी कमेंट कर देते हैं, सर मेरा 25 में 24 आया। 25 में 25 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि उनको लगता है सर को शक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं काम करना है। आराम से आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखिए और हर प्रश्न का आंसर आपको देना है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, अब आपको पढ़ना है। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है हमारा कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। भैया उपचयन अभिक्रिया, उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण कहता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, बताइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का वियोग, वियोग का मतलब होता है त्याग। ठीक है, हाइड्रोजन का त्याग होता है। दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तीसरा कहता है ऑक्सीजन का योग होता है, या चौथा इनमें से सभी। आप बताइए चारों में से क्या होता है उपचयन अभिक्रिया में। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, बचपन से तो नहीं, क्लास 10th में कहिए। ठीक है, तो क्लास 10th में भी 8th क्लास में भी है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, याद रखना है। तो क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है भैया, योग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है। तो हाइड्रोजन का त्याग भी हो रहा है, ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है, अर्थात ये दोनों तो सही है। अब तीसरा देखते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कब, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑक्सीजन जितने भी परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी भी जो ऑक्सीजन जो त्यागता है, जैसे एक बात बताइए कि अगर हम कहें कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसमें जो ये मिलन हुआ, इसमें किस चीज़ का आदान प्रदान हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है। ये तीनों चीज़ होते हैं बच्चों, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा बच्चा, इनमें से सभी। आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए, इनमें से सभी है या नहीं है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने ये रहा, कहता है जल में वैद्युत अपघटन जब कराएंगे, यानी अगर ये जल है और जल में हम क्या करेंगे ना, करंट को डालेंगे तो क्या चीज़ होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जब जल में हम तार डाल दें, मान के चलिए कोई तार लेते आए और तार में करंट डालकर हम क्या करें, जल में डाल दें, तो आप देखिएगा इससे बुलबुला निकलता है। क्या निकलता है? बुलबुला। और ये जो बुलबुला होती है ना, ये होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। और ये हल्की होती है, ये ऊपर की ओर जाता है और बुलबुला निकलता है। यानी इसका मतलब है कि जल में जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वो होती है कौन सी? तो हाइड्रोजन गैस। याद रखना है आपको, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आगे की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए नंबर है उपचयन है, बी है संयोजन है, सी है अपचयन है, डी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आपको बताना है कि ये श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो बच्चों आप लोग आराम से बताइए कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब श्वास लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो यह जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, आप देखते होंगे जब सांस छोड़ते हैं ना, तो उस समय में क्या होता है कि जब हम लोगों के शरीर से भाप निकलता है तो उसमें क्या होती है, एक गर्माहट होती है, अर्थात क्या होता है, एक ऊष्मा होती है। आप लोग क्या करते होंगे, जब कभी आंख में कीड़ा उड़ा कभी चले जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा लेके मुंह में क्या करते हैं, एकदम भाप दे के आंख में सेकते हैं। आंख में सेकने के बाद आंख को गर्माहट महसूस होती है, हीट। इसका मतलब है कि शरीर से ऊष्मा निकलती है श्वसन क्रिया के उपरांत। जब सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। अब समझिएगा कि ऊष्मा जब निकलती है ना, जब ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा का उत्पन्न होना, ऊष्मा जब उत्पन्न होती है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बच्चा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऊष्मा का जब उत्पन्न होता है ना तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये कहलाता है। ठीक है, तो अब आप खुद बताइए कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो क्या शरीर से ऊष्मा निकलती है, यस या नो? यस। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बताइए ये 3 नंबर का प्रश्न आपको कैसा लगा? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है भैया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है कि जब लोहा को जिंक से, यानी जिंक माना Zn, ठीक है, लोहा को जब जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब लोहे को जिंक से लेपित किया जाता है, जैसे ये लोहा है, इस पर जिंक की परत अगर हम चढ़ा दें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है संक्षारण कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनीकरण कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है पानी चढ़ाना कहते हैं और चौथा ऑप्शन है विद्युत अपघटन कहते हैं। तो बच्चों आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं। और इसको हम लोग, इसका देखिए दूसरा क्या क्या नाम है, इसको हम जस्तीकरण भी कहते हैं, जस्तीकरण, या आप लोग इसको यसद लेपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यसद लेपन। ये तीनों नाम याद रखना है बच्चा, जस्तीकरण, यसद लेपन और गैल्वेनीकरण, ये सभी एक ही चीज़ का नाम है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोहा को अगर जिंक से लेपित किया जाता है, अच्छा क्यों किया जाता है जिंक से लेपित, तो उसको जंग से बचाने के लिए, लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर सकते हैं या जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर जिंक की परत चढ़ाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे बच्चों? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जो साग सब्जी होते हैं ना, वो विघटित होकर कंपोस्ट बना लेते हैं। मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना, वो हल्का हल्का क्या होता है, उसके अंदर गर्माहट आ जाता है। आप देखे होंगे अगर बोरा में कोई सब्जी उब्जी रख दिया जाए और आप देखते होंगे कुछ देर के बाद अगर उसको उससे निकाला जाता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी आ जाता है। तो वो गर्मी आता है, मतलब ऊष्मा निकलता
जलता है। जब साग सब्जी होते हैं ना तो उसका जितना भी है ना अंदर की जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये है कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा छेपी है, उभयगामी या इनमें से कोई नहीं। तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, तो आप लोग बी नंबर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होता है, आदान प्रदान होता है, वह क्या कहलाता है। यानी होता क्या है ना, जब आयनों का अदला बदली होता है। अब आयन के अदला बदली क्या है समझिएगा। जैसे देखिए एक अम्ल है HCl और इसको अगर हम कास्टिक सोडा NaOH से मिलाएंगे तो ये क्या करेगा पता है क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस जल बनाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बना, आप गौर से देखिएगा। ये H है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये H है और यहाँ पर Na है और यहाँ पर Cl है। ठीक है, अब यहाँ OH है। अब ये OH क्या किया ना, H से मिल गया। देखिए गौर से समझिएगा, ये OH इससे मिल गया और ये Na क्या किया, Cl से मिल गया। यानी ये Cl चला गया Na के पास, Cl चला गया Na के पास और OH चलाया H के पास। ये आ रहा है और ये जा रहा है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, तो यानी आयनों का अदला बदली कर रहा है। ठीक है, तो इस क्रिया का क्या नाम है, इस अभिक्रिया का क्या नाम है आपको बताना। इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, द्विविस्थापन कहेंगे, संयोजन कहेंगे या अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिप्लेसमेंट। ठीक है, अब होता क्या है समझिएगा अच्छे से। द्विविस्थापन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर दो चीज का जगह चेंज हुआ, एक तो हाइड्रोजन का जगह चेंज हुआ और उसके बाद ये सोडियम का भी जगह चेंज हुआ। यानी क्लोरीन का जगह चेंज हुआ और OH का जगह चेंज हुआ। OH जब H के पास आया तो क्या बनाया, H दो गो O एक गो H2O, और जब NaCl के पास आया तो बना NaCl। यानी इसका मतलब है कि दो का आदान प्रदान हुआ है, एक गया है और दूसरा आया है। तो जब दो का आदान प्रदान हो तो इसका मतलब होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया की जाती है उसमें जो भाग लेते हैं पदार्थ उसे क्या कहा जाता है। जैसे देखिए अभी तुरंत आपको बताए कि HCl जब हमारा मिलता है NaOH से तो ये बनाता है क्या, NaCl प्लस H2O। तो जानते हैं ये दोनों भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, ये दोनों मिलकर ये बनाया है। इसका मतलब भाग कौन कौन लिया, ये दोनों। और तैयार कौन कौन आइटम हुआ, ये दोनों। तो जो तैयार आइटम होता है इसको कहा जाता है प्रतिफल या उत्पाद। क्या कहा जाता है, प्रतिफल या उत्पाद। और इस बगल के जो जो भाग लेता है उसको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक। तो अब क्वेश्चन क्या है समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो भाग कौन कौन लिया, ये सब भाग लिए हैं, तो यानी इसका मतलब है इसे कहेंगे अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तो आप लोग ए नंबर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, कहता है भोजन का पचना कौन सी प्रकार, माने किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो भोजन पचता है ना ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आप बताइए कि भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है, अपचयन है, उपचयन है या विस्थापन है। आपको इन सभी में से बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, अब समझिएगा अच्छा से। संयोजन मतलब होता है दो चीज का मिलावन, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का टूटना और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का योग। अभी तुरंत बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब जब भोजन हम लोग करते हैं ना तो होता क्या है, सारा भोजन मिलके क्या बनाने का कोशिश करता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखिए ये सारा ऑक्सीजन आया ना, इसके साथ मिलके एक यौगिक बनाया जिसका नाम है ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, अब भोजन में तरह तरह में हर आइटम, हम लोग बहुत तरह का भोजन करते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन निकल के, कार्बन निकल के, हाइड्रोजन निकल के, ये सब योग यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है,
योग हो रहा है, ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज, यानी ऑक्सीजन आ रहा है तब जाके ग्लूकोज बनता है। यानी ऑक्सीजन का योग कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचयन। ठीक है, यानी भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन याद रखना है। बहुत सारी किताब में गलती दिया रहता है, तो आपको ध्यान में रखना कि उपचयन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे साथ क्या है। कहता है जब कली चूना है यानी बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? आप कभी बिना बुझा हुआ चूना को जल में डाले हैं? तो जरूर डाले होंगे। आप देखे होंगे जब घर में पेंट उंट होता होगा, पेंट नहीं चूना होता होगा कभी, या पेड़ उड़ में चूना किया जाता है कीड़ों से बचाने के लिए। तो पेड़ में जब चूना किया जाता है तो आप देखते होंगे बिना बुझा हुआ चूना हार्डवेयर के दुकान से हम लोग लाते हैं। और जब हार्डवेयर के दुकान से बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं और उसको जब ठंडा पानी में डालते हैं तो वो खौलने लगता है। क्या होता है? खौलने लगता है। जब खौलने लगता है तो क्या होता है? क्या होता है बताइए? जब खौलने लगता है तो उससे ऊष्मा निकलती है, गर्मी पैदा होती है, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा का उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? ऊष्मा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? अभिक्रिया नहीं है, सॉरी, कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? यानी कौन ऐसा है जो ऑक्सीकरण माने उपचयन नहीं है? उपचयन माने ऑक्सीजन किसमें नहीं होता है? अब देखिए दहन का मतलब होता है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ना तो उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन। इसका मतलब दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल चाहिए ऑक्सीजन। श्वसन आपको पता है बिना सांस ऑक्सीजन का तो हो ही नहीं सकता है। और भोजन के पाचन में भी तो ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये अभी तुरंत बताए ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। तो भोजन का पचना भी तो उपचयन अभिक्रिया है। और उपचयने का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब इसमें भी ऑक्सीजन चाहिए, इसमें भी ऑक्सीजन चाहिए और इसमें भी ऑक्सीजन चाहिए। ये सभी ऑक्सीजन जब रहेंगे तब ही ये क्रिया होगा। लेकिन अवक्षेपण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अवक्षेपण क्या होता है? जब कोई अवक्षेप का निर्माण होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवक्षेप। अवक्षेप के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। यानी निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण ऐसा है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है सिल्वर आयोडाइड ये एक यौगिक है। ये क्या है? एक यौगिक है। और इसका रंग कैसा होता है? इसका कलर बताना है। श्वेत होता है, पीला होता है, लाल होता है, हरा होता है। आपको बताना इसमें से कौन सा रंग होता है। पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि इसका रंग कैसा होता है। श्वेत होता है, पीला होता है, लाल होता है, हरा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीला। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है बच्चों? पीला होता है। कैसा कलर का होता है? पीला। ठीक है, चलिए फटाफट इसका बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। इसको आराम से लिख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुरोधी मतलब जहां पर हवा नहीं लगे। अब वायुरोधी बर्तन है, अब उसमें अगर खाना को रखते हैं तो बताइए क्या होगा? तो सिंपल सा बात है ना, उपचयन। उपचयन माने ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन का योग। अब हवा ही नहीं लगेगा तो ऑक्सीजन कहाँ होते हैं? हवा में। अब हवा ही नहीं लगेगा भोजन में तो ऑक्सीजन आएगा कैसे उसमें? तो ऑक्सीजन तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धीमी। उपचयन की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो धीमी हो जाएगी। समझ में आ गया? यानी बहुत जल्दी खराब नहीं होगा, धीरे धीरे खराब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, जब ऑक्सीजन का त्याग होता है। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब होता है त्याग होना। ऑक्सीजन का त्याग हो तो क्या कहते हैं उसे अभिक्रिया को? आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन जब जुटता है ना तो उसे कहते हैं उपचयन।
और जब ऑक्सीजन निकल के हट जाए तो उसे कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे बच्चों? अपचयन। इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर मतलब अपचयन होगा। जब ऑक्सीजन का लिखा रहता है ना, ऑक्सीजन का योग होता है, तब कौन चीज़ कहेंगे? तब उपचयन हो जाता। लेकिन जब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी बताइए फटाफट? तो अपचयन अभिक्रिया होगी। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। कहता है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है ऊष्मा भी एक तरह का ऊर्जा होता है, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा यानी ऊर्जा का अवशोषित होती है, अवशोषण किया जाता है, ऊर्जा यानी ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? जब ऊष्मा उत्पन्न हो, याद रखना है बच्चों, जब ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। और जब ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा का अवशोषण हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्मा का अवशोषण हो तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है बच्चों तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कहता है निम्न में कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? इनमें से कौन एक दहन है? दहन का मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो उसे कहते हैं दहन। क्या कहते हैं? दहन। अब देखिए जल का उबलना, जल जल तो नहीं रहा है ना, जल नहीं रहा है, इसका मतलब केवल उबल रहा है, इसका मतलब यह हमारा दहन अभिक्रिया नहीं है। मोम का पिघलना, मोम पिघल रहा है, जल तो नहीं रहा है, जब तक जलेगा नहीं तब तक दहन नहीं होगा, तो मोम का पिघलना भी नहीं होगा। पेट्रोल का जलना, बिल्कुल ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोल का जलना ही एक क्या है? कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया, क्योंकि दहन में कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, तो जलने का काम कौन है? पेट्रोल का। तो इसका मतलब पेट्रोल का जलना कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणें, अब देखिए समझिएगा, जब आगे आप लोग जाइएगा 11th में तब आपको पता चलेगा कि कैथोड किरणें क्या होती है। फिलहाल आप लोग जान जाइए कि कैथोड किरणें क्या होती है ना। जब ये माइनस है ना, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस से तार निकाला गया, ये प्लस से निकाला गया, एक ट्यूब लगा देते हैं। ट्यूब मतलब क्या? एक कांच की ट्यूब लगा देते हैं और यहाँ पर कोई मेटल लगा दिया जाता है, यहाँ पर भी कोई मेटल लगा दिया जाता है, तो यहाँ से एक किरण निकलती है। यहाँ से क्या निकलती है? जब इसके दाब को कम किया जाता है तो यहाँ से एक किरण निकलती है और उस किरण का नाम होता है क्या? कैथोड किरण। क्या नाम होता है? कैथोड किरण। कैथोड किरण हमेशा ऋणात्मक यानी माइनस से निकलती है। क्या निकलती है? माइनस से, और ये प्लस होता है। ये किरण निकलती है, इसको कहते हैं कैथोड। और ये किरणों में पता है क्या दिया होता है? इन किरणों में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अर्थात कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो E4 इलेक्ट्रॉन याद रखना है। अगर आपको कहता कि इस वाले जो इधर से किरण आएंगे उसका क्या नाम होगा, तो इसको कहते हैं एनोड किरणें। कौन किरणें कहते हैं? एनोड किरणें। और एनोड किरणें से कौन चीज एनोड किरणें में उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं प्रोटॉन। समझ में आ गया? कैथोड किरणों में कौन चीज होते हैं बताइए फटाफट? कैथोड में कौन चीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और एनोड में होते हैं प्रोटॉन। याद हो गया? फटाफट बताइए। एनोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन। और कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। याद हो गया? समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे की ओर आते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है। कहता है जल के एक अणु में, जल का एक अणु लिख देते हैं। अणु क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं वो होते हैं अणु, यानी परमाणुओं के संयोग से बनता है अणु। क्या बनता है? अणु। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये अणु है, चलिए ठीक है, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन कितने हैं? हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, अर्थात 2:1 है। तो पूछ रहा है इसकी संख्या का अनुपात क्या होगा? 2:1। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, 2:1। देखिए कैसे निकाले, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 तो 2:1। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे बच्चों हम लोग।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करते हैं, जैसे देखिए अब सोडियम है, क्लोराइड है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करता है ना, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा सोडियम को, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं बच्चों, वैद्युत संयोजी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यौगिक बनते हैं तो उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी। क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी। एक होते हैं सहसंयोजी। सहसंयोजी में क्या होता है कि हमने दिया इलेक्ट्रॉन, उन्होंने भी हमको दिया, अदला बदली जब होता है ना तब उसे होते हैं सहसंयोजी। वो आपको हम अगला जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें बताएंगे। फिलहाल आप समझिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा ले रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे, ऐसे स्थानांतरण यौगिक को क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजी। क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है सिल्वर क्लोराइड, तभी क्या था, सिल्वर आयोडाइड था, उसका रंग था पीला। अभी क्या है क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कहता होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। याद रखना है बच्चों, पीला किसका होता है, सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का क्या होता है बताइए, ठीक है, आयोडाइड का क्या होता है, पीला, और सिल्वर क्लोराइड का होता है श्वेत। याद रहेगा बच्चों, फटाफट बताइए, याद रहेगा, यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए कितना कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जस्ता यानी जिंक, जिंक को क्या किया जाता है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो बताइए इसके फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनेगी, इनमें से कौन सी गैस बनेगी। देखिए जिंक है ना, जिंक को क्लोरीन से मिलता है ना, ये बनाता है जिंक क्लोराइड बनाता है, ठीक है, और साथ में ये हाइड्रोजन बच गया तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ये हाइड्रोजन गैस बन जाती है। यानी अगर जिंक को HCl के साथ मिलाया जाए, यानी जस्ता को HCl के साथ मिलाया जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, H2 गैस उत्पन्न होगी। यानी इसका करेक्ट आंसर सी होगा, H2। याद रखना बच्चों, H2 गैस उत्पन्न होगी कब, जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया कराया जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अब जितने भी प्रश्न मिलेंगे एक दो रिएक्शन है उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या है, कहता है CuO एक अभिक्रिया है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड एक यौगिक है, और इसको जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराई जाती है तो कॉपर अलग होता है और H2O हो जाता है, ठीक है। यानी आप गौर से देखिए तो ये कॉपर क्या हो रहा है ना, कॉपर तो यहाँ रह जा रहा है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना रहा है, जल। यानी हो क्या रहा है ना कि एक ऑक्सीजन को त्याग रहा है और दूसरा ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। गौर से समझिएगा, एक ऑक्सीजन को त्याग रहा है और दूसरा ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। अब समझिएगा क्या होता है, समझिए। अब कहता उपचयन, उपचयन में केवल ऑक्सीजन का योग होना चाहिए, अपचयन ऑक्सीजन का केवल त्याग होना चाहिए, ठीक है। उदासीनीकरण, जब उदासीनीकरण हो जाए मतलब अम्ल और जब अम्ल और भस्म मिलते हैं यानी HCl और NaOH जब मिलते हैं यानी अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। और रेडॉक्स क्या कहते हैं, अब इसको समझना है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का रूल फॉलो करे अपचयन का और दूसरा उपचयन का, मतलब एक ही रिएक्शन में उपचयन भी हो अपचयन भी हो, ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि रेडॉक्स जो है ना, रेडॉक्स जो अभिक्रिया है ये दो शब्द से बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड प्लस ऑक्स, रेड मतलब होता है रिडक्शन, क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। ऑक्स माना होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन। अर्थात हम कह सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या है ना, एक से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये देखिए कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है अर्थात अपचयन हो रहा है। और दूसरा में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, दूसरा में ऑक्सीजन आके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है अर्थात उपचयन भी हो रहा है। तो दोनों
दोनों मिलकर हो तो कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा आंसर होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि Fe2O3 प्लस 2Al प्लस बराबर होता है 2Al2O3 प्लस 2Fe। कहता है ये कौन सी अभिक्रिया है? आपको अभिक्रिया का नाम बताना, ये कौन सी अभिक्रिया है। आप गौर से देखिएगा कि फेरस ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम से रिएक्ट कराया गया तो एल्युमिनियम क्या किया ना, ये जो फेरस है यानी लोहा का जगह ले लिया। आप गौर से देखिएगा, ये Fe के जगह क्या आ गया? Al आ गया। आप गौर से देखिएगा, Al2O3 हो गया और Fe क्या हो गया ना, विस्थापित हो गया। Fe क्या हो गया? विस्थापित हो गया, ठीक है। Al के जगह पे क्या, ये Fe के जगह पे क्या आ गया? Al आ गया। अब बन गया Al2O3 प्लस 2Fe, हुआ ना। तो अब कहता है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आप गौर से देखिएगा ना, तो ये क्या है ना, एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे? आप गौर से समझिए कि ये जो Fe है ना, ये विस्थापित होके अलग हो गया। विस्थापित होके क्या हुआ? अलग। जब कोई निकल के अलग हो जाए, बेचारा था कुछ और, अब इसके जीवन में कोई दूसरा एंट्री हो गया, वो अलग हो गया, उसको कहते हैं विस्थापन। मान के चलिए, सपोज दैट, समझिए एक लड़का लड़की का जोड़ी है, एक लड़की लड़का का जोड़ी है, ठीक है। ये दोनों के बीच में बहुत प्रेम है, बहुत अच्छा से प्रेम है, ठीक है। लेकिन हुआ कौन सी ना, इस लड़का के जगह पे ना एक हैंडसम लड़का आ गया, ठीक है। H फॉर हैंडसम लड़का, ठीक है, हैंडसम लड़का आ गया। अब क्या हुआ ना, ये लड़का को ये लड़की क्या की? छोड़ दी। अब ये लड़का अलग हो जाएगा। अब हैंडसम लड़का का जोड़ी हो जाएगा लड़की से, हैंडसम लड़का का जोड़ी हो जाएगा किससे? लड़की से। और ये जो लड़का है बेचारा अकेला हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। अनाथ नहीं कहिए, ठीक है, ये बेचारा अकेला हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, अखंड सिंगल हो जाएगा तब, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, तो इसमें क्या हुआ ना, इस लड़के का क्या हुआ? विस्थापन हुआ। ये लड़के का क्या हुआ? विस्थापन हुआ। सेम वही कंडीशन यहाँ है कि फेरस था यानी लोहा था, ठीक है। अब लोहा को ये एल्युमिनियम जब आया ना, ये लोहा विस्थापित हो गया, बेचारा अलग हो गया, अकेला हो गया, यानी ये विस्थापन हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन। लेकिन जब अदला बदली करता ना, इधर से ये इधर आ जाता, ये इधर से इधर आ जाता, मतलब अदला बदली होता ना, जैसे पहले बताए, तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। लेकिन यहां द्विविस्थापन नहीं हुआ, बल्कि एक निकल के दूसरे जगह चला गया है। चलिए अब आगे आते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन संयोजन है। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, पहले समझिए। संयोजन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं संयोजन। अब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ कहाँ कहाँ बना रहा है, आप गौर से देखिए। तो देखिए यहाँ दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है, यहाँ पर एक पदार्थ टूट के दो पदार्थ बन रहा है, यहाँ दो पदार्थ मिलके दो दो पदार्थ बन रहा है। तो इसमें हमको लग रहा है कि एक ही जगह ऐसा है जो दो मिलकर एक बना रहा है, ये दोनों जुट के एक बन रहा है। तो जब जुटे ना तो उसे कहते हैं संयोजन, और जब टूटे ना, ये एक से दो टूट गया, एक से ही दो बना है ना, इसको कहते हैं वियोजन। ये होती है संयोजन, ये होती है संयोजन, और ये होती है वियोजन। अब समझ में आ रहा है संयोजन वियोजन में क्या अंतर है? संयोजन का मतलब होता है जुटना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। चलिए, तो यहाँ पर टूट के दो बन रहा है और यहाँ जुट के एक बन रहा है, तो ये संयोजन और ये वियोजन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया, अभी तुरंत हम आपको बताए थे, रेडॉक्स में क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन छोड़ के दूसरे में चला जाता है, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब गौर से आप देखिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक है और ये एक से टूट गया, इसको तो वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, छोड़ दीजिए। यहाँ पर दो मिला, यहाँ ऑक्सीजन का खेल ही नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर गौर से देखिए कि ये कैल्शियम बेचारा अकेला था, ठीक है। अब ये क्लोरीन इसके साथ आके जुड़ गया है, ऑक्सीजन का यहाँ देखिए त्याग हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है, और ये ऑक्सीजन किससे मिला है, हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन का एक से त्याग हो रहा है और दूसरे में जाके सट रहा है, एक से निकल के दूसरे में जाके क्या हो रहा है, सट रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो तीसरा नंबर है, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी बताएं ना आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया वे होते हैं जो एक से निकल के दूसरा में चला जाए ऑक्सीजन,
ठीक है, एक में ऑक्सीजन का त्याग और दूसरे में ऑक्सीजन का ग्रहण हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न है हमारा। ये क्या है? आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो बच्चों आप लोग पहले क्या कीजिए कि आज का ये आखिरी प्रश्न आप बताएंगे। इस प्रश्न को बताने से पहले, क्योंकि आप लोग जैसे वीडियो खत्म होता है फटाक देके भाग जाते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट इस वीडियो को पहले एक बार लाइक ठोक के, इस वीडियो जैसे वीडियो खत्म होगा लाइक ठोक के एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आज हम पहले बोल रहे हैं, क्योंकि अंतिम सवाल जब बताते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, छोड़ के वीडियो भाग जाते हैं, कट के सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो खाली देख के भाग जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मज़ा बहुत आने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। कहता है जिंक, ये Zn है, जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो क्या होता है? आप देखिए, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डालता है तो ये कॉपर निकल के क्या हुआ, अलग हो गया, और ये जिंक क्या किया, कॉपर का जगह ले लिया। तो देखिए जिंक कॉपर के जगह ले लिया तो अब बन गया जिंक सल्फेट, और ये हो गया कॉपर अलग हो गया, यानी कॉपर विस्थापित हो गया। क्या हो गया? कॉपर विस्थापित हो गया। तो अब पूछ रहा है ये कौन सी अभिक्रिया? अभी तुरंत आपको बताए थे कि जब एक निकल के विस्थापित हो जाए तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको ये जितने भी 25 प्रश्न बताए ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। आप लोग इस चैनल का बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करके रखें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।